नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या चुनाव हर बार झूठ बोलने से, नए नए नारे गढ़ने से, नई नई काल्पनिक कहानियों से जीता जा सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो इसी बात पर यकीन करते हैं। पिछली बार बंगाल का चुनाव था तो दाढ़ी बढ़ा ली। उनको लगा कि लोग कहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नए अवतार आ गए हैं, इसलिए चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे। इस बार बंगाल का चुनाव है तो फिर वंदे मातरम याद आ गया। अभय दुबे जी से मैंने पूछा इन नए नए नाटकों का मतलब क्या है, और यह भी पूछा कि अब तो हरदीप पुरी ने मान लिया कि मिस्टर एपिस्टीन से उनकी मुलाकातें हुई थी अमेरिका में। राहुल गांधी ने जीना हराम कर दिया है। मंत्री कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के लोग आके ओम बिरला को गाली दे रहे थे। कभी कहते हैं कांग्रेस के महिला एमपी प्रधानमंत्री को काटने जा रही थी। तरह तरह की कहानियां। आखिर इतनी हताश क्यों हो गई है भारतीय जनता पार्टी? अभय दुबे ने विस्तार से बताया है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज मुझे आपसे बातें करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, तो एक एक करके निपटाऊंगा। पहले पहले तो सबसे पहले ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि भैया अब वो जो है वंदे मातरम जो है वंदे भारत के ट्रेन की तरह उन्होंने वंदे मातरम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कहा है कि साहब जो राष्ट्रीय गीत होगा वो वंदे मातरम को लेकर उन्होंने नई गाइडलाइन जारी की है। राष्ट्रगान के तुरंत बाद 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी का खड़े होना अनिवार्य है। गीत कुल 3 मिनट 10 सेकंड का है। नियम में बताया गया है कि अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ गाए जाने पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम पे प्यार एकदम इसलिए आया, जहां तक मुझे लग रहा है बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव को लेकर बड़ा नए नए प्रयोग करते रहते हैं हमारे मोदी जी। पहले दाढ़ी बढ़ा ली थी पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लगे। अब साहब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया, यानी आप पिक्चर देखने जाएंगे, बहुत सारे लोग मेरे मित्र ऐसे हैं जो 3 4 पैक पी के दारू पी के पिक्चर देखने जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में। तो जो आदमी दारू पी के जाएगा वो भी खड़े होकर वंदे मातरम गाना गाएगा और राष्ट्रगीत। मेरे को मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बार बार पिक्चर हॉल में बजाने का क्या मतलब है, कि जो आदमी पिक्चर देखने जाता है किस मूड से जाता है। फिर उसमें शुरुआत में, अब तो मैंने कई हॉल देखे, कुछ में बजता है कुछ में नहीं बजता है। अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में तो दिमाग में रखे वंदे मातरम हो गया। ये नए नए तमाशे करने की जरूरत क्या है इनको? क्या वंदे मातरम या राष्ट्रगीत से किसी को प्यार नहीं होगा देश में? लेकिन इस तरह की गाइडलाइंस अचानक जारी करना, लोग समझ नहीं जाएंगे। कभी दाढ़ी बढ़ती है, कभी वंदे मातरम आ जाता है, खेल क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खबर आपने मुझे दी है, मुझे इस खबर की जानकारी नहीं थी। मैं यह जानना चाहूँगा कि ये केवल सिनेमा हॉल के लिए आदेश जारी किया गया है या जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी हर सरकारी क्षेत्र में। कार्यक्रम में नहीं भी? जी? मेरे ख्याल से तो हर क्षेत्र में ही है अभी तक की जो स्कूल जानकारी में, आई है। कॉलेजों में, हर क्षेत्र में। अच्छा, तो देखिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई-लिखाई मैंने अपने जीवन में की है, एकमात्र यही पूँजी है मेरे पास। मुझे कम से कम ऐसा कोई भी देश नहीं पता है दुनिया में, जिसमें जिसमें एक के बाद एक 2 गीत गाए जाते हों और दोनों को, एक को राष्ट्रगीत कहा जाता हो और एक को राष्ट्रगान कहा जाता हो। मतलब गीत और गान में कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता है, एक ही शब्द है वो, हैं? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 2 गाए जाते हों और ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। इस मामले में अब हिंदुस्तान एक तरह का एक अनूठा देश बन जाएगा और मोदी जी और किसी मामले में भारत को अनूठा बना पाए हों, ना बना पाए हों, इस मामले में उन्होंने ज़रूर अनूठा बना दिया है। जहाँ तक बंगाल के चुनाव जीतने और हारने का सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल के चुनाव का परिणाम जो भी रहे, ज़्यादातर संभावना तो यही है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस भाजपा को बुरी तरह चुनाव हरा देगी। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि भाजपा थोड़ी बहुत हारेगी। बंगाल में भाजपा बहुत बुरी तरह चुनाव हारने वाली है। लेकिन जो भी परिणाम हो, भले ही भाजपा जीत जाए या मुश्किल से हारे या तृणमूल कांग्रेस अच्छी जीत दर्ज करे, उसमें वंदे मातरम की कोई भूमिका नहीं होने वाली है, कतई। और अगर वंदे मातरम की कोई भूमिका होगी भी, तो वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगी। क्योंकि वंदे मातरम के साथ बहुत मजबूती के साथ एक बंगाली आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। देखिए, वंदे मातरम पूरे देश में कांग्रेस के अधिवेशनों में भी गाया जाता था और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम बड़े पैमाने पर जो आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, उन लोगों ने बहुत उसको लोकप्रिय किया, क्योंकि वो राष्ट्रीय भावनाओं की नुमाइंदगी करता था। और उसीलिए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने और दूसरे लोगों ने मिलकर उसमें वो केवल वही स्टैंजे, वही छंद रखे, जिन छंदों को अब 2 से बढ़ाकर 6 छंद किया जाने वाला है।
मैं कहना ये चाहता हूं फिर से एक बार जोर देकर कि वंदे मातरम वो गवाएं, खूब गवाएं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जिस तरह पूरे भारत को उन्होंने एक अजूबा बना दिया है ना, विश्व गुरु पूरे भारत को एक अजूबा सा बना के रख दिया है बिल्कुल। मैं इसी तरीके से ये भी एक अजूबी किस्म की चीज होगा कि पहले आदमी वंदे मातरम गाएगा, भारत की टीम पहले वंदे मातरम गा रही है, उसके बाद में राष्ट्रगान गा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह यही होगा। सिनेमा हॉल में सब जगह यही होगा। ये इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्रवाद का एक ओवरडोज देना, कुछ ज्यादा खुराक देना, और ये मानना कि ज्यादा खुराक देने से हम लोग सारी दुनिया में पिछड़े हुए हैं, बहुत बुरी हालत, ज्यादा खुराक देने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल वो गलतफहमी में है। न तो चुनाव जीतने में ये निर्णय उनकी मदद करेगा, और न ही भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में ये निर्णय उनकी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो चुनाव से पहले नए-नए जो फरमान निकलते हैं उनसे और उल्टी मजाक उड़ जाती है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि साहब मंत्री जी कह रहे हैं, किरण जी, कि लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में घुस गए 20-25 सांसद कांग्रेस के और उन्हें भद्दी-वद्दी गालियां दी। पहले तो ये काटने वाला अभियान चला कि महिलाएं काटने जा रही थी प्राइम मिनिस्टर को। सेकंड एपिसोड में आ गया कि बिरला जी के कमरे में घुस गए, प्रियंका गांधी खड़ी थी, वेणुगोपाल खड़े थे और बड़ी गंदी गंदी गालियां दी। ये सब क्या तमाशा हो रहा है पार्लियामेंट में? कभी कोई काटने को दौड़ रहा है, कभी गालियां दी जा रही हैं और कोई सबूत नहीं है अभी तक। जो ये सवाल काटने जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये संदीप चौधरी ने, एबीपी चैनल के जो एंकर हैं बड़े मशहूर, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सब क्या हो रहा है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया है कि जो कुछ हो रहा है वो सोच सोच के कहा जा रहा है। सोच सोच के, नहीं पहले एक बात आपने कह दी, अगले दिन दिमाग में आएगी ये बात भी कह जोड़ दें इसमें, फिर अगले दिन दिमाग में आएगी ये बात भी जोड़ दें उसमें। इस तरीके से पूरा मामला कहा जा रहा है। पहले ये कहा गया कि कुछ अप्रत्याशित घटित होने वाला था, इसलिए नरेंद्र मोदी को मैंने सुझाव दिया, ओम बिरला द्वारा सुझाव दिया गया कि वो ना आए। फिर दूसरे दिन कहा गया कि नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर वो उनको काट खा सकते थे और उनको चूड़ियों से वार कर सकते थे। फिर कहा गया उनकी हत्या की जा सकती थी। अब ये कहा जा रहा है कि वो वहां पे अंदर घुस के गालियां दी। भाई सवाल ये है कि ये सारी बातें एक बार में ही कहीं आ सकती थी। ये चार्जशीट का आरोप एक एक करके रोज क्यों सुनाया जा रहा है? ऐसी कौन सी दुनिया में अदालत है जो चार्जशीट का एक दिन में एक आरोप सुनाती है, फिर दूसरे दिन दूसरा आरोप सुनाती है, तीसरे दिन तीसरा आरोप सुनाती है? इसका सीधा मतलब यह है कि चार्जशीट तैयार नहीं है उनके पास। चार्जशीट तैयार नहीं है, चार्जशीट कहीं गढ़ी जा रही है, उसमें एक एक करके चीजें जोड़ी जा रही हैं ताकि पूरा केस बनाया जा सके। केस बन पाएगा? आपको लग रहा है कि केस बन पाएगा? अगर केस बनाने की उनमें हिम्मत होती और केस वो बना सकते तो पहले ही दिन केस बना देते। अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो पहले दिन ही केस बना देते वो। भाई अब तो स्थिति यह है कि अविश्वास प्रस्ताव दिया जा चुका है ओम बिरला के खिलाफ। ओम बिरला तो आ नहीं रहे हैं सदन का संचालन करने के लिए। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस शुरू होगी तो उसमें मुझे ध्यान नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी 50 घंटे की या कितने घंटे की बहस उस पर कराई जाती है, तो उसके ऊपर तो बहुत धुआंधार बहस होगी। उसमें पूरे सदन में किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से ये काम करते रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, इस सरकार का पूरा खंगाला जाएगा। ये पूरी चर्चा ही किसी और मुकाम पर चली जाएगी उस बहस में। एक एक काम जो इन लोगों ने किया है नियम कानूनों की आड़ में, किस तरीके सबके उदाहरण पेश किए जाएंगे। ये कहा जाएगा कि ये कानून हम पर लागू किया गया, विपक्ष के ऊपर, सत्ता पक्ष पर लागू नहीं किया गया। ये नियम हम पर लागू किया गया, सत्ता पक्ष पर लागू नहीं किया गया। सब चीजें एक एक करके बताई जाएंगी और उसमें ये वाला प्रकरण भी आएगा। जब आपने ये सब झूठ बोला, झूठ बोल के एक झूठी चार्जशीट तैयार की और उसको एक एक दिन करके उस चार्जशीट को दिखाया गया, उसमें तो विपक्ष को बहुत मौका मिलेगा इन लोगों के धुर्रे उड़ाने का। एक बहुत मजेदार सीन हुआ आज अभय जी। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने कह रहे थे कि राहुल गांधी आरओ से पहले ऑथेंटिकेट नहीं करते, कोई भी जानकारी जुटाते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। पीछे से राहुल गांधी आ गए और राहुल गांधी ने लगभग हाथ पकड़ा मंत्री जी का, बुलाइए एक साथ ही मीडिया से बात कर लेते हैं, आप भी कह दो मैं भी कह दूं। उन मंत्रियों की हालत खराब थी, ऐसे दौड़े जैसे मतलब कोई शेर देख लिया, दौड़े हो, पीछे दौड़ लगा रहे हो।
तो ऐसे सरपट भागे वहां से। अरे अच्छा होता ना, राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे, राहुल गांधी वहां आ ही गए थे और कह रहे थे कि चलो मिलके मीडिया से बात कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बढ़िया, एक दिन पार्लियामेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कहते राहुल गांधी आ जाओ, बराबर में खड़े करो, दुनिया के कई देशों में होता है, और सामने मीडिया का दोनों मिलकर जवाब देते हैं, एक सवाल तुमसे और एक सवाल हमसे। आज का सीन देख के इतनी हंसी आई मेरे को, क्या ये मंत्री केवल मीडिया के सामने बयान करेंगे, जिस पर आरोप लगा रहे वो आदमी आ गया तो उससे बात क्यों नहीं करते, भाग क्यों जाते हैं वहां से? देखिए, हम और आप दोनों प्रभु चावला को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने जनसत्ता में काम करता था। उन दिनों पहले वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक हुए, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के भी संपादक हुए, इसके बाद कई टीवी डिबेट्स में भी मुझे उनके साथ भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु चावला बहुत ही स्पष्टवादी है, बेबाक बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला कि मैं तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा चुका हूं, संघ से मेरे संबंध रहे हैं, मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। उन्हीं प्रभु चावला ने अभी एक ही 2 दिन पहले ये कहा है कि अगर राहुल गांधी आज राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, और नरेंद्र मोदी के बाद उनका नाम लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालता। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने राहुल गांधी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि 5-6% राहुल गांधी की लोकप्रियता होती थी, वो बढ़ के इन लोगों की वजह से 25-26% हो गई है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये लोग जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और वैसे ही ये लोग खड़े होकर राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह संसद में बात करना शुरू करते हैं, उससे राहुल गांधी का महत्व बढ़ता है और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। वो जनरल नरवणे की किताब के संबंध में बोल रहे थे, उनका मानना था कि राहुल गांधी को वो सब उन्हें पढ़ लेना देना चाहिए था और फिर उसके ऊपर बहस भी करनी चाहिए थी, ये वो बोल रहे थे। और अंत में उन्होंने बात कही, उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि कल मैंने सोशल मीडिया पर ये पता लगाया कि सबसे ज्यादा सर्च किस वर्ड की जा रही है, तो पता लगा कि सबसे ज्यादा सर्च किसी वर्ड की जा रही है, तो वो वर्ड है राहुल गांधी सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा 80 लाख लोग उस वक्त राहुल गांधी की सर्च कर रहे थे। ये प्रभु चावला का वक्तव्य है। मैंने बिल्कुल जिस सिलसिले में उन्होंने कहा था उसी सिलसिले में मुझे थोड़ा याद आ गया, तो मैंने पूरा आपको सुना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति के हर राजनीति के हर कदम का राहुल गांधी को फायदा पहुंच रहा है। ये क्या भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जैसे उन्होंने पहले पप्पू है ऐसा पूरा अभियान चलाया, और फिर जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली तो उस अभियान की हवा निकल गई। ये राहुल गांधी पर जितना हमला कर रहे हैं, ये राहुल गांधी से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। ये दोनों भाजपा के जो मंत्री भागते नजर आए, ये भी उसका सबूत है। क्योंकि राहुल गांधी, देखिए, अकेले में आप भाजपा वालों से, संघ वालों से बातचीत करें तो वो कुछ भी राहुल गांधी के बारे में कहते रहे। एक बात वो जरूर कहते हैं कि भाई बंदा ये जो एक बार सोच लेता है उसको करता और कहता जरूर है, वो परवाह नहीं करता किसी बात की। और ये उस वक्त से राहुल गांधी की छवि बनी है जब से वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने काफी, मतलब, संघ वालों के मन में भी राहुल गांधी के प्रति सम्मान पैदा किया, भाजपा वालों में भी निजी बातचीत में भी कहते रहे कि भाई इतना पैदल चल रहे हैं, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं उनकी। तो बहुत सी ऐसी बातें राहुल गांधी ने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से ये लोग राहुल गांधी से अंदर ही अंदर प्रभावित भी हैं। प्रभावित हैं तो उससे एक अपराध बोध पैदा होता है कि विपक्ष के नेता से क्यों प्रभावित हैं भाई, तो नरेंद्र मोदी का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी की जगह लेना चाहता है। इसलिए उस बात की भरपाई करने के लिए जली कटी बातें राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। ये इनकी स्थिति, इसको आप मेंटल ऑब्सेशन कहते हैं ना, वो उसका प्रमाण है। तो इसे तो और सहानुभूति मिलेगी राहुल गांधी को, जितना आप करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। राहुल गांधी की छवि मुतवातिर ठीक हो रही है, राहुल गांधी की छवि मुतवातिर ठीक हो रही है। मुझे इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी, आप भारत जोड़ो यात्रा बहुत समय नहीं हुआ है उस घटना को हुए, आप तब से अब तक देख लीजिए, इतने समय में एक ऐसा व्यक्ति, इसके चारों तरफ मजाक उड़ाया जाता था, खुद भाजपा ने उसका पप्पूकरण का लंबा चौड़ा अभियान चलाया था, और कांग्रेस के समर्थकों को भी विश्वास नहीं था कि ये व्यक्ति कभी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। वो पूरा माहौल कहाँ चला गया, वो है ही नहीं माहौल आज राहुल गांधी बहुत ही एक मजबूत मुकाम पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और उधर अब राहुल गांधी के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। तो कहा गया कि भाई राहुल गांधी ने जो बोला वो सदन की गर्मा को तार-तार करने वाला है, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। क्यों राहुल सिंड्रोम से इतना ज्यादा प्रभावित हुए?
भाई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे तो संसद की विशेषाधिकार समिति उसमें जाएगा वो। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का वो वहीं प्रमाणीकरण करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए तैयार थे। वहां तो हुआ ये कि जब जब उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को आपको प्रमाणित करना होगा, तो राहुल गांधी ने फौरन कहा कि मैं तुरंत प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास दस्तावेज हैं। तो वहां पे जगदम्बिका पाल पीठासीन अधिकारी थे। जगदम्बा पाल ने कहा कि नहीं नहीं, अभी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा ना भाई ये मांग रहे हैं प्रमाण, अभी देते हैं हम प्रमाण उनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आपने अभी प्रमाण दीजिए, अभी रुकिए आप। राहुल गांधी के नहीं, मैं अभी प्रमाण देने को तैयार हूं। फिर किरण रिजिजू ने खड़े होकर कहा कि हाँ मैंने प्रमाण देने के लिए कहा था और वो प्रमाण देने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रमाण देने की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो प्रमाण दें बाद में। तो इस तरीके से वहां बात हुई। वहां तो सवाल यह है कि वो राहुल गांधी तुरंत प्रमाणित करने के लिए तैयार थे कि भाई हमने अनिल अंबानी का नाम लिया या हमने हरदीप पुरी का नाम लिया या जो भी नाम हमने लिए हैं उसमें हम सबूत देने को तैयार हैं। अब संसद की विशेषाधिकार समिति में जब बातचीत होगी तो वहां सबूत दे देंगे वो। जब संसद में सबूत देने को तैयार थे तो वहां भी सबूत दे देंगे। ठीक बात है। और वो इस बीच हरदीप पुरी बेचारे कई दिनों से अपने नाम को लेकर बड़े दुखी थे। एप्स्टीन फाइल लोग उनकी उम्र को देखकर और फिर कृत्य को देख के बड़ा उनको बारे में खराब बात लिख रहे थे सोशल मीडिया पे। ऐसा है कि एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों के नाम है सब उम्रदराज लोग ही हैं। 23 साल का कोई आदमी उसमें नहीं फंसा हुआ है। उसमें 25 साल का 35 साल का कोई आदमी नहीं फंसा हुआ है। सब बुजुर्ग तो सब वही फंसे हुए हैं जो 60 के ऊपर और 65 के ऊपर के हैं। मानसिक विकृति है सब में। हाँ नहीं, अब वो विकृति क्या है वो तो अलग चर्चा का विषय है। मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो ये है कि सारे तथाकथित बुजुर्ग ही उसमें फंसे हुए हैं। नंबर एक बात सुनिए आप। नंबर दो बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि एप्स्टीन को 2008 में सेक्स ऑफेंडर की सजा हुई थी। यौन कुकृत्य करने के अपराध में उनको सजा हो गई थी, उनका यौन कुकृत्य साबित हो गया था। जो बिल गेट के ऊपर आरोप है वो आरोप यह है कि जब वो यौन कुकृत्य के रूप में सजा याफ्ता हो गए एप्स्टीन, बिल गेट ने उसके बाद उनसे संपर्क किया, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति को इस मामले में सजा हो चुकी है। तो बिल गेट का जितना उनके साथ में राबिता रहा एप्स्टीन का, वो उस अवधि का है, उस अवधि का नहीं है जबकि एप्स्टीन के खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ था। एप्स्टीन की जो विवादास्पद जिंदगी है उसको दो हिस्सों में बांट के देखिए। एक हिस्सा वो है जब उनके बारे में बातें कही जाती थी लेकिन कोई आरोप प्रमाणित नहीं था उनके, और वो आराम से अपने आइलैंड के ऊपर लोगों को ले जाते थे अपने प्राइवेट। देखिए वो बिलोनायर थे। एप्स्टीन नाम का बंदा जो था वो अरबपति था। वो अमेरिका में अरबपतियों का जो क्लब था उस क्लब का मेंबर था वो। आप उस क्लब के मेंबर ही नहीं बन सकते जब तक आपके पास कम से कम 10, 12, 20, 25 अरब डॉलर की संपत्ति, डॉलर का माल ना हो आपके पास। वो एप्स्टीन नाम का बंदा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, और वो जितने भी ताकतवर लोगों के साथ थे सबके साथ वो उठता बैठता था और सभी लोग उसकी मदद लेते थे और वो उनकी मदद लेता था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनसे राय लेते थे। मोदी के ऊपर भी यही आरोप है कि उन्होंने उनसे राय ली थी, जिसमें राय दी कि आप नाचिए गाइए जाकर। तो ये जो मसला है ना, मतलब ये मसला, ये हरदीप पुरी के ऊपर कब का, मैं ठीक से मैंने वो प्रकरण पूरा देखा नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि एप्स्टीन को जब यौन दुष्कर्म में सजा हो गई थी उसके पहले मिले थे हरदीप पुरी या उसके बाद मिले थे, जिसको वो कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मसलों के कारण मिले थे। पहली बात तो यह है कि एप्स्टीन किसी ऐसे पद में नहीं रहे कि भारत का राजदूत उनसे अंतरराष्ट्रीय मसले पे जाके बातचीत करे। वो कोई अमेरिका के साथ डील थोड़ा हो रही थी भारत की, इसमें एप्स्टीन करवा रहे थे। तो हरदीप पुरी ने जो कहा है उसकी कुछ होगी। उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन से अंतरराष्ट्रीय मसले थे जिनके तहत वो एप्स्टीन से मिला करते थे। एप्स्टीन की अपनी छवि कभी भी बेदाग नहीं थी। अबे जी, ये तो कुछ वैसे ही हुआ कि जैसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत जाके ये कहे कि मैं जो हूं, मैं पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से मिलने गया था क्योंकि मुझे अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर चर्चा करनी थी। ये तो कुछ इसी तरह की बातें हो गई। आपने जो उपमा दी है वो उपमा दुरुस्त है आपकी। एक तो मैं अभी देखूंगा इस मामले पर और हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि हरदीप पुरी जी की एप्स्टीन से मुलाकात कब हुई, उनके सजा याफ्ता होने के बाद हुई या उसके पहले हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मतलब जो है।
और सजा याफ्ता होने के बाद हुई तो उनको और भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उनसे पहले हुई तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई इनकी ऐसी कौन सी राजकीय हैसियत थी एप्स्टीन की, जिसके तहत आप इनसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत करने के लिए गए थे। और जब सारी बातें खुली थी और ऑन रिकॉर्ड थी, तो इतने दिनों से चर्चा हो रही है, अभी तक आप मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हुए थे? ये भी बताएं वो। अच्छा अभय जी, इस समय राहुल के संग संग अखिलेश यादव भी जो तीर चला रहे हैं ना, वो भी गजब के हैं। पार्लियामेंट में वो कह रहे थे अरुण गोयल को पीछे बिठा दिया, तो उन्होंने मजे लिए कि भाई राम जो है तुम्हारे, उनको पीछे बिठा दिया। बीजेपी के सांसद ने कहा कि तुम लोगों ने राम जन्मभूमि राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, तुम बात करोगे? पलट के तुरंत अखिलेश यादव बोले मालूम कर लो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, वही राम मंदिर बनवा रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा। आप तो उस समय बहुत एक्टिव थे, वो दौर आपने पूरा अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल मुख गुनाहगार मानते थे लोग नृपेंद्र मिश्रा को, बिल्कुल। और वो नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि का मंदिर बनवा रहे हैं, उसी मंदिर में जमीन के करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। भाई मोदी सरकार उन्हीं के कंधों पर 2014 में जब मोदी सरकार चुनी गई तो उनके कंधों पे ही टिकी थी। मोदी ने अपना पहला जो कानून में संशोधन किया, वो नृपेंद्र मिश्रा को सेवा विस्तार देने के लिए किया गया, ताकि वो पीएमओ में आके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भूमिका निभा सकें। तो नृपेंद्र मिश्रा तो इस पूरे जो मोदी कांड है, भारतीय राजनीति का मोदी कांड है, उस मोदी कांड के बिल्कुल केंद्र में है नृपेंद्र मिश्रा। भगवान राम ने भी फिर इतनी मेहरबानी करी कि बेटा भी चुनाव हार गया, कि और कर लो, हमारे नाम पे राजनीति करोगे तो बेटे को भी चुनाव हरा देंगे। इससे ज्यादा अच्छा भगवान राम का लाइव उदाहरण क्या होगा कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसको मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी, उसका बेटा चुनाव हार गया। तो भगवान की कृपा का लाइव उदाहरण है ना, कि तो भगवान के साथ धोखाधड़ी करोगे तो भगवान राम बीजेपी की जो उनकी प्रति भक्ति है, उसका प्रत्युत्तर इस तरह से पहले से दे रहे हैं। जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़ी, उसके बाद 1993 में चुनाव हुए थे, वहीं बीजेपी बहुमत पाने से चूक गई थी। वो भी भगवान राम की कृपा थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था। कल्याण सिंह ने जानते हो क्या कहा था? कल्याण सिंह ने कहा था कि अगर हमारी जो सीटें आई हैं 200 से ऊपर, एक सीट भी कम हो गई तो हम समझेंगे हिंदू विजय दिवस झूठा पड़ गया। 170 के आसपास रुक गई थी बीजेपी आकर। अच्छा, कारण क्या है? मतलब ये अगर जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग ईश्वर में यकीन करते हैं, वो तो उनको मान लेना चाहिए ना कि भगवान राम समझ गए हैं कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो राम के नाम पर, इसीलिए अयोध्या में हारे। अब भगवान सीधा सीधा संकेत क्या देंगे? इसी तरह का संकेत देते होंगे। नहीं, आपका सवाल ठीक है। मैं इस बात को इस तरीके से मैं एक राजनीतिक समीक्षक हूं, तो मैं सवाल का जवाब इस तरीके से देता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं, वो इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने मंदिर बनवाया था, इसलिए नहीं मिलते कि वो मुसलमानों को गरियाती रहती है, इसलिए नहीं मिलते कि वो मुसलमानों का दानवीकरण करती रहती है, इसलिए नहीं मिलते भाजपा को वोट। भाजपा को वोट मिलने के कारण दूसरे हैं। इस कारण से जो वोट मिलते हैं, उसके भाजपा के कुल वोटों में उनका प्रतिशत थोड़ा होता है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि ये जो भाजपा इतना प्रपंच रचती है, इतना नैरेटिव बनाती है, इतना ज्यादा दूसरों को कहती है आप राम विरोधी हैं, ये हैं वो हैं, आप सनातन विरोधी हैं, इस वजह से नहीं मिलते हैं भाजपा को वोट। भाजपा 2017 में जो उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव जीती थी अभी, जिसमें उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, क्या उसमें इसलिए चुनाव जीती थी कि योगी आदित्यनाथ उसका नेतृत्व कर रहे थे वहां पर? नहीं, इसलिए नहीं चुनाव जीती थी भाजपा। 2022 में भी भाजपा चुनाव जीती, इसलिए नहीं जीती थी। इसके ऊपर अगर रिसर्च की जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो धर्म और राजनीति का जो घालमेल भाजपा ने पैदा किया है, इससे भाजपा को चुनाव जीतने में जो मदद मिलती है, वो मदद दूसरे कारणों के मुकाबले छोटी मदद है। ठीक बात है, भली वो कितने ही नफरत का गुबार पैदा कर दे, लेकिन कारण दूसरे होते हैं। मतलब आप भली वो नफरत कारण है, विपक्ष की समस्याएं हैं, विपक्ष के वोटों का बट जाने की, गैर भाजपा वोटों के बट जाने वाला मामला है। फिर भाजपा ने गठजोड़ बनाने की जो क्षमता दिखाई है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। सामाजिक गठजोड़ भाजपा बनाती है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने से बनाती रही है। एनडीए आज की तारीख तक भारत का सबसे बड़ा चुनावी गठजोड़ है। एनडीए उस वक्त भी सबसे बड़ा था, और आज भी सबसे बड़ा गठजोड़ है चुनावी। बहुत सारे लोग शामिल रहेंगे। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये तो अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।